हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल्स। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे क्या, डेफिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ सेल्स पढ़े थे, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्स पढ़े थे। तो पिछले हम बताए थे कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्स में क्या क्या पढ़ना है, मतलब उस द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में जो चैप्टर है इसमें क्या क्या पढ़ना है पिछले बता चुके हैं। तो उसमें हमने बताया था कि सेल को हम मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड करके अध्ययन करते हैं। ठीक है, पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। तो अब ये भी बताया था कि साइटोप्लाज्म को भी हम लोग 2 भागों में डिवाइड करके अध्ययन करते हैं, साइटोसोल्स और सेल्स ऑर्गेनल्स। सेल्स ऑर्गेनल्स कितने होते हैं ये भी बताया था हमने कि सेल्स ऑर्गेनल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम, राइबोसोम, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स और माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे सेल्स ऑर्गेनल्स हैं। मतलब हमें 7 सेल्स ऑर्गेनल्स को हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में। अब हम लोग देखते हैं कि ये भी डेफिनेशन भी बताए थे, डेफिनेशन भी हम लोग डिस्क्राइब कर चुके हैं पिछले क्लास में कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, या सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ये भी बताया था हमने। या ये भी कह सकते हैं कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस प्रकार से हम लोग ये भी समझ चुके थे कि सेल के डिफिनीशन के आधार पे वास्तव में सेल क्या होता है, ये भी हम लोग समझ गए थे। अब इस क्लास में हम लोग देखते हैं कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, कब हुआ, कब इसको किस वैज्ञानिक ने स्टार्ट किया इस क्षेत्र में काम करना। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो देखें, सबसे स्टार्टिंग में देखा जाए तो एक साइंटिस्ट हुए रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट हुए 1665 में। उन्होंने इस क्षेत्र में काम करना स्टार्ट किया। वे सबसे पहले क्या किए कि एक माइक्रोस्कोप बनाया, सिंपल माइक्रोस्कोप, क्योंकि माइक्रोस्कोप के विदाउट वो काम नहीं कर पाते, तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले एक माइक्रोस्कोप बनाया। अब बात आती है कि माइक्रोस्कोप होता क्या है। तो माइक्रोस्कोप आप लोग देखे भी होंगे या नहीं, पिछले क्लास में नहीं, ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन फिर भी आप कहीं सुने होंगे या टीचर्स बताए होंगे। चलिए हम बताते हैं कि माइक्रोस्कोप जो है एक ऐसा डिवाइस होता है या इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके हेल्प से हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को, यानी माइक्रोस्कोपिक, बहुत जो हम लोग इस नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, उन चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। यानी माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिसके हेल्प से हम छोटी से छोटी चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने ऐसे ही एक डिवाइस बनाया जिसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि इसी माइक्रोस्कोप के हेल्प से एक बार्क, ठीक है, बार्क का टुकड़ा लिया और उसको एग्जामिन करना स्टार्ट किया। बार्क का टुकड़ा बहुत छोटे छोटे छिद्र दिखाई दिए, वो तो बड़ा करके दिखाया। तो वह जो है जब देखा इन्होंने तो उनको एक आइडिया आया कि भाई ऐसा तो स्ट्रक्चर हमने कहीं देखा होगा, ज़रूर देखा हुआ है। तो वो आइडिया लगाया कि उन्होंने कहा कि ये तो स्ट्रक्चर जैसे हनीकम्ब होता है, यानी मधुमक्खी के छाते जैसे होते हैं, उस तरह का उनको स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ठीक है, तो यह स्ट्रक्चर जो है वो देखे ही थे, हनीकम्ब देखा था। हनीकम्ब में जो है देखे होंगे आप, छाते में जो मधुमक्खियाँ होती हैं अपना फूड स्टोर करती हैं, ठीक है, और वही फूड्स जो है वो अपना फ्यूचर में यूज़ करती हैं। तो हनीकम्ब जैसे कंपार्टमेंट देखा उन्होंने, और इसी हनीकम्ब को उन्होंने लिटिल रूम दिया। ठीक है, लिटिल रूम दिया, और इसी लिटिल रूम का, ये लैटिन भाषा में लिटिल रूम, और इसका मतलब होता है सेल। लिटिल रूम का मतलब होता है क्या, सेल। तो इस प्रकार से रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप की हेल्प से, कार्क से, या जो है सेल की डिस्कवरी किया। और सेल जो है, ये जो सेल्स की डिस्कवरी जो हुई वह डेड सेल्स था, क्योंकि जो कार्क जो था वो सूखा हुआ था। यानी सूखे हुए कोई भी अगर वुड लें, लकड़ी लें या कोई छाल लें, तो उसमें
जो सेल्स होते हैं वो डेड कर जाते हैं यानी मर जाते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने मृत कोशिका की खोज की, मृत सेल का यानी खोज किया। ये तो हो गया रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने ऐसा किया। एक और साइंटिस्ट हुए एंटनी वान लीवेनहॉक। एंटनी वान जो लीवेनहॉक थे वो 1674 में भी एक एग्जामिनेशन किया, यानी वो भी एक माइक्रोस्कोप बना रखे थे। वह जो माइक्रोस्कोप बनाए थे वो रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप से बहुत ही अच्छा क्वालिटी का माइक्रोस्कोप बनाया था। वह उनसे भी माइक्रोस्कोपिक यानी छोटे से छोटे जीव को भी बड़ा करके देख सकते थे। तो इस तरह से वो जो माइक्रोस्कोप बनाया उससे क्या किया कि जो पोन्ड्स है यानी तालाब के पानी को लिया और उस पानी में को एग्जामिन किया यानी कि देखा माइक्रोस्कोप के हेल्प से। तो उसमें जो है बहुत छोटे छोटे जीव तैरते हुए दिखाई दिए, बहुत माइक्रोब्स यानी बहुत माइन्यूट जो है जीव तैरते हुए दिखाई दिए। तो उस जीव को उन्होंने क्या नाम दिया, फ्री लिविंग सेल जो है, उन्होंने फ्री लिविंग सेल जो है उनका नाम दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया। तो यह प्रश्न उत्तर बन जाता है, आंसर हम दे सकते हैं कि जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले एंटनी वान लीवेनहॉक ने 1674 में किया था। एक और डिस्कवरी इन्होंने किया कि फ्रॉग, इंसेक्ट, फिशेस, ह्यूमन बींग्स के स्पर्म को देखा, उसी माइक्रोस्कोप से स्पर्म को देखा और बताया कि ये भी जो स्पर्म्स हैं ये भी एक सेल हैं, ठीक है, ये लेकिन ये क्या है, लिविंग सेल है। तो इस तरह से उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, लिविंग सेल की खोज की। आगे लिविंग सेल जब खोज हो गई तो अब उसके अंदर के स्ट्रक्चर को एग्जामिन करने की आवश्यकता हुई, भाई उसके अंदर क्या क्या है। यह जो है ये लोग जो माइक्रोस्कोप बनाए थे रॉबर्ट हुक या एंटनी वान लीवेनहॉक, इससे संभव नहीं हो सका, क्योंकि ये जो माइक्रोस्कोप थे उतने पावर नहीं था कि और छोटी से छोटी चीज़ों को, यानी सेल तो छोटी है ही है, उस छोटी चीज़ के अंदर यानी छोटी सेल के अंदर भी कैसा स्ट्रक्चर होता है उसको वो देख पाएँ। तो कुछ समय बाद जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप की खोज हुई, उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई। तो खोज नहीं, इसको हम बनाया गया। खोज तो उस चीज़ की होती है जो जिसको पता नहीं होता है, यानी जो माइक्रोस्कोप बनाया गया, लाइट माइक्रोस्कोप बनाया गया, उसके बाद क्या, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया गया। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब साइंटिस्टों ने देखा तो इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई दिए, जैसे हमने बना रखा है यहाँ पे एक एनिमल सेल। तो एनिमल यानी लिविंग सेल्स को जब उन्होंने देखा तो उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई दिए। इसमें जो है अंदर देखा तो एक स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इस सेल की एक बाउंड्री दिखाई दी चारों तरफ, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद उसके अंदर जो है बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनेल्स बिखरे हुए पड़े थे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी ऑपरेटस है, राइबोसोम्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह से वैक्यूल्स, बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनेल्स उसमें बिखरे हुए दिखाई दिए। तो ये साइंटिस्टों की बहुत बड़ी खोज हुई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से यह संभव हो सका। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की। ऐसे ऐसे धीरे धीरे बहुत सारे साइंटिस्टों ने एक एक सेल्स ऑर्गेनेल्स का एग्जामिन किया ना और उसका नाम दिया। आगे दो वैज्ञानिक और हुए जिन्होंने कहा कि जैसे जेएम स्लाइडन और टी स्वान, दो वैज्ञानिक हुए, उन्होंने सेल थ्योरी दिया। क्या उस सेल थ्योरी का मतलब क्या है कि जितने भी एनिमल्स और प्लांट हैं, मीन्स ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ द सेल्स। जितने एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो क्या हैं, वो सेल से बने होते हैं। उन्होंने कहा, जेएम स्लाइडन और टी स्वान ने कहा कि जितने भी एनिमल्स और प्लांट हैं वो क्या है, सेल से बने होते हैं। पहला सेल थ्योरी में उन्होंने बताया। दूसरी बात ये कही कि जितने भी सेल्स होते हैं, एवरी ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ द सिंगल सेल्स आर मल्टी सेल्स। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं या तो वो भी एक सिंगल सेल से बने हैं या मल्टी सेल से बने हैं,
यानी उसको हम क्या कर सकते हैं, एक कोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय जीव। जो सिंगल सेल से बना होता है उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो बहुत सेल से बने होते हैं यानी मल्टी सेल से बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से सेल थ्योरी में इन दो वैज्ञानिकों ने बताया कि सारे जो भी एनिमल्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो एक या एक से अधिक सेलों से बने होते हैं। एक और साइंटिस्ट हुए आर बिरचो, उन्होंने बताया, ये बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने ये बताया कि ऑल सेल्स आर अराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब जितने भी सेल्स हैं उनकी उत्पत्ति उनके पूर्वज सेल से हुआ है, यानी ओल्ड सेल से एक न्यू सेल्स की उत्पत्ति होती है, यानी बनते हैं। जैसे सपोज डेट कि एक सेल है और इसी का जब यह सेल मैच्योर होता है तो ये डिवाइड होता है। जब ये सेल मैच्योर होगा तो यह डिवाइड होगा। इसके जो अंदर के न्यूक्लियस होगा वो बड़ा होगा और कुछ समय बाद जो है यह 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही न्यूक्लियस 2 भागों में भी ऐसे डिवाइड होगा और आगे चल करके 2 न्यू सेल्स की उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इन्होंने यही खोज किया कि किसी भी प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी इस न्यू सेल्स की प्री एग्जिस्टिंग सेल्स क्या है, यह है, तो एक ओल्ड सेल से न्यू सेल्स की उत्पत्ति होती है। किसने बताया, आर बिरचो ने बताया था। तो इस प्रकार से सेल की डिस्कवरी में बहुत सारे साइंटिस्टों का योगदान रहा है। तो आगे हम जब एक एक सेल्स ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे तो उसमें भी बताएंगे कि कौन से सेल्स ऑर्गेनेल्स की खोज किसने किया। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें किस किस साइंटिस्टों ने क्या क्या बताया, तो हम एक एक सेल्स ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का ये टॉपिक्स जो है समाप्त हुआ। हम लोग यहीं इसको रोकते हैं, इस वीडियो को, क्योंकि ये जो है वीडियो लंबा हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर, अगला जो टॉपिक्स होगा क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस, फिर साइटोप्लाज्म, फिर सेल्स ऑर्गेनेल्स के बारे में एक एक पढ़ेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो।